लेकिन आज मैं जो है आपके सामने एक एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो कई सारी मैदे की बीमारियों का को ऊपर जो है उसका फायदा साबित होगा। वबरकातुहू। मैं हूं आपका मुआलिज हकीम अली असगर और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। उम्मीद करता हूं आप हजरात खैर व आफियत से होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जो है अपने इस मुख्तसर सी वीडियो में मैदे के ऊपर बात करेंगे। चूँकि मैदा जो है ये इंसानी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा अज़ू और आर्गन है कि जो सही रहे तो पूरे जिस्म के अज़ा और जो है ठीक रहते हैं, और अगर ये ख़राब हो जाए तो जिस्म के तमाम आर्गन जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। इसीलिए जो है कहा गया है कि मैदा जो है यानी पेट तमाम बीमारियों का घर है, क्योंकि यहीं से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। क्योंकि इसकी ख़राबी की वजह से मैं आपको बता दूं कि कब्ज़, गैस, बवासीर, हेपाटाइटिस, चाहे वो बी हो या सी हो, जिगर की ख़राबियाँ और इसहाल जिसको डेसेंट्री कहते हैं, पेचिस, इस तरह के हैज़ा और कई सारी बीमारियां जो है वो सामने आती हैं। ये सारी की सारी ये जो है ये मैदे से ही ताल्लुक़ रखती है। अल्सर को ले लीजिए, ये भी जो है अच्छा, ये जवानों के अंदर नाइटफॉल की जो परेशानी होती है वो सारी की सारी जो है वो इसी मैदे की ख़राबी यानी पेट की ख़राबी की वजह से सामने आती है। और अब तो एलोपैथिक डॉक्टरों ने भी ये फैसला कर दिया है, ये फैसला कर दिया है कि तमाम बीमारियों में जो है मैदा यानी पेट का इलाज करना ज़रूरी है, वरना जो है इलाज इतना कारगर नहीं होगा। मेरे भाइयों, चाहे तबीब कदीम हो या जदीद, यानी पहले पुराने ज़माने के हकीम हो या आज के ज़माने के हकीम हो, उनका ये मानना था कि चाहे इलाज किसी भी चीज़ का किया जाए, जिस्म में किसी भी बीमारी का इलाज हो, उसके साथ साथ जो है पेट का यानी मैदे का इलाज जो है ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उसूल बताऊंगा कि जिसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जो है मैदे की तकलीफ में मुब्तला ही नहीं होंगे। मैदे की बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे तो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक मुकम्मल भूख ना लगे तब तक खाने के करीब मत जाइए। जब मुकम्मल भूख लग जाएगी तब आप खाने के पास जाएं और खाने बैठें, और जब खाना शुरू करें तो थोड़ी भूख रख करके उठ जाए। थोड़ी भूख बाकी हो उससे पहले ही अपना हाथ खींच लें। इससे फायदा ये होगा कि मैदा जो है वो एक आजू है, वो एक मशीन की तरह काम करता है। और चाहे आप दुनिया के किसी भी मशीन को ले लीजिए, अगर उसके ताकत से ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर बोझ डाल देंगे तो वो जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यही हाल जो है, यही मिसाल मैदे का भी है। अगर आप इसके ऊपर इसके हैसियत से ज़्यादा, इसकी ताकत से ज़्यादा अगर आपने बोझ डाल दिया वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। दूसरा कानून जो है, दूसरा उसूल जो है वो ये है कि अगर तबीयत में सुस्ती हो, काहली हो और कसलमंदी हो तो उस वक्त जो है खाना ना खाएं, और अगर खाएं भी तो बहुत हल्की ग़िज़ा खाएं और बहुत कम खाएं। अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर मैदे के ऊपर बोझ पड़ेगा और कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। नंबर 3, लेमन, सोडा, बर्फ़, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो है ये मैदे की क़ुव्वत को ज़ाइल कर देती है। मैं आपको आगे चल कर के बताऊंगा कि मैदे के अंदर किस किस तरह की ताकत होती है जिसकी वजह से मैदा काम करता है। मैं आपको बताऊं कि उनमें से एक ताकत जो है वो अग्नि की है, यानी सफरा की, गर्मी की। यही जो है हमारे ग़िज़ा को तहलील करके जुज़्व बदन बनाता है, जिसकी वजह से जो है ये कैलोरीज़ की जो है मिक़दार हमें फ़राहम होती है। अगर आपने खाने के साथ बर्फ़ का या लेमन सोडा का इस्तेमाल किया या पेप्सी, कोका कोला का इस्तेमाल किया तो ये जो मैदे की जो हरारत तबीय्या है, जिसको अग्निशय कहते हैं हम, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर जो है मैदे के अंदर जो ग़िज़ा हमने खाई है वो हज़म और जुज़्व बदन ना बन करके वहीं पे पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और फिर जो है वो उसके बुखारात दिमाग की तरफ जाते हैं और फिर कई सारी बीमारियां सामने आती है। नंबर 4, कुछ लोगों की आदत होती है मेरे भाइयों कि वो अपने जो है दस्तरखान पर, अपने मेज़ टेबल पर जो है, अपने डाइनिंग टेबल पर जो है अजीब अजीब किस्म के और मुख्तलिफ किस्म के जो है खाने वगैरह लगाते हैं, और इसको जो है वो फ़ख्र से इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये जो है बीमारी को दावत देना है। इंसान जब कई किस्म की ग़िज़ा एक साथ खाता है
तो फिर उसको बीमारी लाहिक होना यकीनी है। मसलन आप जो है कौरमा, बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें एक साथ खा लिए जिसका बिल्कुल मिजाज गर्म है, और उसके साथ साथ आपने जो है ठंडा पानी पी लिया। एक तरफ तो आपने इंतहाई गर्म मिजाज की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और दूसरी तरफ आपने जो है ठंडी चीज़, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर लिया। दोनों अंदर जाकर के आपके क्या क्या बीमारियां पैदा कर सकती है वो तो फिर वक्त ही बताएगा। आगे इन उसूलों में से एक बेहतर उसूल ये भी है कि इंसान अपने खाने का वक्त मुतय्यन करे। ऐन वक्त मुकर्ररा पर खाना खाना ये सेहत को भी बढ़ाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो है वो बार बार खाने के ऊपर तरजीह करते हैं। मतलब कहते हैं कि अगर बार बार आदमी अगर खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, तो उससे हजम होकर के खून बनता रहता है। भाई ये बात जो है ये कायदे के खिलाफ बात है। इंसान अपना खाने का वक्त भी मुतय्यन करे, वो जिस वक्त में खाना खाता है उसी वक्त में खाने की आदत डाले। बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से जो है ये सेहत के मुनाफी चीज़ है, ये सेहत के लिए जो है ठीक नहीं है। अब खाने खाने की तरकीब क्या होगी? अब हमें ऊपर वाले ने जो भी दिया है वो हमारे खाने में शामिल है। अब हम उसको जब हम खाएंगे, मुंह में लेकर के लुकमा जो हम चिबाते हैं, यहाँ पे भी कई मतलब जो है कई सारे लोग गलती करते हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा सा चिबाते हैं और निगल जाते हैं, और कुछ लोग तो बिना चिबाए ही निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, दांत जो है, दांत जो अल्लाह ने बनाया है ये कैल्शियम है, ये पत्थर है। दांतों का काम है ग़िज़ा को चिबाना, पीसना। आपने जो काम पत्थर का था उसको आपने भेज दिया मैदे के ऊपर, जो कि मतलब नरम चीजों से बना हुआ है। जो चीज पत्थर के जिम्मे था उसको अगर आपने मिट्टी के जिम्मे कर दिया तो क्या वो उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं। जो चीज दांतों का जो काम है आप उसके ऊपर उसको छोड़ दीजिए। मतलब जितना आपको चिबाना है उसको चिबाइए। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग जो है एक एक लुकमे को जो है 15-15 मिनट, 20-20 मिनट तक चिबाते हैं। नहीं, मैदे का भी काम है, उसको भी करना है। तो आप जो है कम से कम इतना चिबा लें कि खाना मुकम्मल तौर पर जो है आपके दांतों के दरमियान पिस जाए। अच्छा, पानी पीने की क्या तरकीब होनी चाहिए? पानी पीने के लिए तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि खाने के दरमियान पानी नहीं पीना चाहिए। उससे जो है मैं अभी बताया आपको कि मैदे की जो हरारत तबीयया है वो ठंड पड़ जाती है, सर्द पड़ जाती है, जिससे खाना फिर जो है जुज़्व बदन नहीं बन पाता है। सैकड़ों तरह की बीमारियां सामने आती हैं। खाने से कम 30 मिनट पहले इंसान पानी पी ले, क्योंकि 28 मिनट के अंदर अंदर जो है एक सेहतमंद आदमी के गुर्दे जो है वो पानी को पेशाब के जरिए तब्दील करके उसको बाहर निकाल देता है। और जब खाना खा चुके तो खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे तक भी जो है आप पानी ना पिए। और जब ये बात भी है कि मसलन हम जो खाना खाते हैं ये पानी 2 घंटे के बाद पीना चाहिए, ये नॉर्मल खाने के लिए है। आमतौर से जो आज के डेट में जो हमारे ग़िज़ाएँ चल रही हैं इसमें जो है क्या है कि अगर हमने गोश्त वगैरह का इस्तेमाल किया है या दाल वगैरह, मसलन प्रोटीन वाली चीज़ों का जो हमने इस्तेमाल किया है, तो वो उसको हज़म होने में ज़्यादा वक्त लगता है। सब्जियां अगर होती हैं तो उसको हज़म होने में वक्त नहीं लगता है इतना। अगर गोश्त है या मसलन प्रोटीन वाली चीज़ें हैं तो उसको हज़म होने में वक्त लगता है। तो ऐसे लोगों को खाने के बाद 2 घंटे नहीं बल्कि 3 साढ़े 3 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। उससे जो है फिर इंशाअल्लाह वो परेशानी नहीं होगी। मैदे की जो मैदा सर्द होने का जो मसला है वो उसमें सामने नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है, चूंकि मेरा थंबनेल भी आपने देखा होगा कि मैदे के तमाम मसाइल का हल, तो उसके लिए मैं आपको आज जो है मैं इसके ऊपर अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि मैंने जितनी बीमारियों का नाम लिया है, चाहे वो इसहाल हो, हैज़ा हो, कब्ज़ हो, गैस हो, तबखीर हो, जितनी भी हो, बवासीर हो, अल्सर हो, ये सारे के ऊपर मैं अलग अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जो है आपके सामने एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो कई सारी मैदे की बीमारियों के ऊपर जो है उसका फ़ायदा साबित होगा। कई सारी बीमारियों के ऊपर जो है वो फ़ायदा करेगा वो नुस्खा इंशाल्लाह। और ये मेरे इल्म के मुताबिक ये तकरीबन आज पौने 200 साल पुराना यह नुस्खा है। पौने 200 साल से ये नुस्खा चलते हुए आ रहा है। हमारे बड़े उस्तादों ने अपने उस्तादों से, उनके उस्तादों ने उनके उस्तादों से, और ये आज जो है हम तक पहुंचा है। मैं आपको एक ही नुस्खा है और वो आप कापी कलम निकाल लीजिए। वो नुस्खा मैं बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। उसको बनाने के 2 तरीके होंगे। एक ही दवा को जो है आप लेने के बाद उन दवाओं को आपस में मिक्स करके जो है दवा को 2 कैटेगरी में जो है उसको बांटना है। एक को बिल्कुल बारीक पीसना है और दूसरे को जो है हल्का सा जो है मतलब जिसको कहते हैं कि दुरदुरा टाइप का जो है पाउडर बनाना है। दोनों के अलग अलग फायदे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैदे के लिए जो भी दवा बनाई जाती है
उसको ज़्यादा बारीक नहीं करने चाहिए, क्योंकि एकदम से जो दवा बहुत ज़्यादा बारीक होती है वो मैदे में जाकर के हज़म हो जाती है और फिर वो अपना फ़ायदा दिखा नहीं पाती है। और चलिए हम आपको अपने नुस्खे की तरफ लेकर के चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि इसको जो है 2 कैटेगरी में जो है बाँटना है नुस्खे को। नुस्खा क्या है, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और उसको नुस्खे को लिख लीजिए। सबसे पहले जो है अनारदाना है 5.5 तोला, अनारदाना 5.5 तोला है। इसका मिजाज जो है ये खुश्क सर्द होता है। ये जिनको मतलब तबखीर होती है, डिप्रेशन, घबराहट की परेशानी होती है, खाना खाने के बाद एकदम से जो है ऐसा लगता है कि कौन सी आफत आ जाएगी, दिल एकदम बिल्कुल फड़फड़ धड़कने लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए अनारदाना बहुत अच्छी चीज़ है। या खाने के बाद फ़ौरन जो है इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा बैतुल खाला जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए अनारदाना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये लेना है आपको 5.5 तोला, मतलब 55 ग्राम जो है आपको अनारदाना लेना है। अगली चीज़ है नमक ताम, यानी नमक लाहौरी। ये लाहौरी नमक आप पंसार वालों से कहेंगे वो आपको दे देगा। ये लेना है आपको 9 माशा यानी 9 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको लेना है सूंठ। ये सूंठ जो है ये इसको सूखे अदरक को कहते हैं, इसको जंजबील भी कहते हैं, पंसार वाले आपको आसानी से दे देंगे। ये आपको लेना है 7 ग्राम। उसके बाद जो है उसके अगला जो आइटम है वो है ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद उसको कहते हैं, वो जो घर में जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, आम सी चीज़ है, वो ज़ीरा सफ़ेद ही हम जो है खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये लेना है आपको 7 ग्राम। उसके बाद उससे अगला आइटम जो है वो है ज़ीरा सियाह, जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। ये पुलाव वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये भी लेना है आपको 7 ग्राम। उसके बाद तिरवी सफ़ेद जो है एक बूटी है, उसको भी लेना है आपको 7 ग्राम। उसके बाद जो है हलीला नामी एक दवाई है, वो पंसार वाले आपको दे देंगे, वो भी 7 ग्राम चाहिए। बलीला ये भी 7 ग्राम चाहिए। और समाक दाना ये भी आपको जो है 7 ग्राम चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पूरा नुस्खा आपके पास आ गया। आप सारी दवाइयाँ पंसार से ले लेंगे। और सबसे पहली दवा जो मैंने बताया था आपको, वो अनारदाना, उसको आप थोड़ा जो है ना एहतियात से लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है दवा कम, चूहे की महंगियाँ ज़्यादा होती है आज के डेट में, इसलिए जो है उसको थोड़ा देख करके लेना है। अगर पंसार वाले से सही ना मिल पाए तो वो जो है आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अनार ले लें, खट्टे अनार, मीठे नहीं, मीठे भी मिल जाए चलो कोई बात नहीं। अनार आप अनारदाने ले लें, अनार को लेकर के अनारदाने निकाल लें, उसको जो है आप धूप में खुशक कर लें। 2-3 दिन में वो जो है दाने सूख जाएंगे, वही अनारदाना है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। आप बनाएं, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत पुराना नुस्खा है, मेरे मतब का नुस्खा है। मैं इसको ये एक आदमी, एक चालाक आदमी इससे अपना पूरा मतब चला सकता है, क्योंकि ये एक ही दवा कई सारी परेशानियों में एकदम से फ़ायदा करती है। तो आप इसको जो है दवा को ले करके सारी दवाओं को आप बिना कूटे ही मिला लीजिए। पहले पीसना नहीं है, पहले सब दवाओं को मिला लीजिए। जब ये दवाइयाँ मिल गई, उसके बाद जो है इसमें से आधी दवाओं को आप जो है, वो मैंने जो पहले बताया था, वो मोटा मोटा सुफूफ कूटना है, दुरदुरा टाइप का। और एक को जो है बिल्कुल बारीक मैदे की तरह बनाना है। आधी दवा को बारीक मैदे की तरह पीसना है और आधी दवा जो है दुरदुरा पाउडर की तरह बनाना है। दोनों दवाओं को आप अलग अलग डब्बे में महफूज रखें, संभाल करके रखें और चिट लगा दें। जो दवा आपने दुरदुरा टाइप का बनाया है, मोटा मोटा है जिसका सुफूफ, वो जो है कब्जियत तोड़ने के लिए है। अगर मैदे में गैस है, तेजाबियत है और भूख नहीं लग रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है और बाथरूम में काफ़ी वक्त लग जा रहा है, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, तो ऐसे के लिए जो है वो मोटा सुफूफ वाला जो दवा है, वो वाली दवा जो है आप गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से खाने के 1 घंटे के बाद आप उसे इस्तेमाल करवा दें। और इस्तेमाल करने के बाद ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको अगली वीडियोस में भी बताता रहूँगा कि मैदे के लिए जो भी दवा आप इस्तेमाल करेंगे, वो खाने के बाद हो चाहे खाने से पहले हो, खाने के बाद जो है आपको बैठना नहीं है, कुछ देर चलना है, चाहे 15 मिनट ही सही। क्योंकि वो अगर आपने दवा लेने के बाद जो है अगर आप बैठ गए, वो दवा भी जाकर के मैदे में बैठ जाएगी, वो अपना वर्क नहीं कर सकती है ठीक तरीके से। इसलिए जो है आपको दवा लेने के बाद जो है थोड़ी देर चलना है, इंशाल्लाह इससे कब्जियत वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। और ये जो बारीक सुफूफ वाला पाउडर जो है, इसको आपको इसके ऊपर चिट लगा देंगे, बारीक सुफूफ वाला पाउडर। इसको जो है आपको, जिस बंदे को इसहाल आते हो, दस्त आते हो, पतले दस्त आते हो, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो या जवान उम्र के भी कभी कभी लग जाती है इस तरह की परेशानी, तो ये पतला वाला जो बारीक वाला सुफूफ है ना,
इसको जो है आप उस बीमारी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिए आमतौर से यही 2 परेशानियाँ सामने आती है, या तो जो है पतले दस्त की बीमारी होती है या कब्ज़ियत की बीमारी होती है। जो नॉर्मल है वो तो ठीक है, उसको तो दवा की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों ही सुफूफ आपके पास महफूज हो गया एक ही नुस्खे से। आप एक ही नुस्खे से दोनों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये बहुत पुराना है। हमारे बूढ़े हकीम, हमारे बूढ़े उस्ताद जो थे, वो इसी दवा से पूरा मतब चलाते थे और हर आने वाले को ये दवा वो ज़रूर देते थे, चाहे बीमारी कुछ भी हो। उन दवाओं के साथ ये दवा भी मिलाते थे ज़रूरत के मुताबिक। अगर बारीक वाले सुफूफ की ज़रूरत होती थी तो बारीक वाले देते थे, मोटे सुफूफ की ज़रूरत होती थी तो मोटे सुफूफ को देते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी इन बातों को समझ गए होंगे, और जो कुछ समझने से रह गया है आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है हमसे मज़ीद बातें मालूम कर सकते हैं। और दुआ कीजिए, हम आपके सामने इसी तरह से जो है हम तिब की मालूमात, नई मालूमात लेके आते रहेंगे और फितरत के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, नेचुरल तरीके पर आपको जो है आपको रहनुमाई करते रहेंगे आपके इलाज के लिए। अस्सलामु अलैकुम।